हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 94 है, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम 93 ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं मॉडल पेपर के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशिएंसी ऑफ अ ड्यूअल कंबशन साइकिल, यानी कि अगर आपका कंप्रेशन रेशियो जो है तीनों साइकिल का, यानी कि डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और ड्यूअल साइकिल, तीनों साइकिल का अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो उसकी इफिशिएंसी क्या होगी ड्यूअल साइकिल की। तो ग्रेटर देन और डीजल एंड लेस देन ऑटो, लेस देन डीजल एंड ग्रेटर देन ऑटो, ग्रेटर देन डीजल लेस देन डीजल। तो आपका कंप्रेशन रेशियो सेम होने से जो आपका ड्यूअल कंबशन साइकिल की क्या होगा, तो आपका डीजल साइकिल से इफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी और ऑटो साइकिल से कम हो जाएगी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका ड्यूअल कंबशन साइकिल का पीवी डायग्राम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट, नो गेन ऑफ हीट। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस से मतलब क्या है उसमें, तो उसमें वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है। तो जब कभी भी फ्रिक्शन मौजूद रहेगा या फ्रिक्शन वहाँ पे रहेगा तो उससे क्या होगा, हीट लॉस होगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें कोई भी नो लॉस ऑफ हीट होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 जूल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, 1 किलो न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 10 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है आपका 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि व्हेन द एक्सपांशन और कंप्रेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ PV n इज इक्वल टू सी, देन प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, हाइपरबॉलिक प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जब कभी भी आपका PV n इज इक्वल टू सी आएगा तो पी वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस होज इवापोरेशन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू इज कंप्लीट, यानी कि कोई भी किसी भी स्टेट का सब्सटेंस क्या होगा, इवापोरेशन, अगर वो लिक्विड से लेकर के सीधा कंप्लीट हो रहा है, इवापोरेशन अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो क्या होगा, वो वेपर होगा, परफेक्ट गैस होगा, एयर होगा या स्टीम हो गया। तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपका परफेक्ट गैस होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन ओपन साइकिल गैस टरबाइन वर्क्स ऑन, ये जो आपकी ओपन साइकिल गैस टरबाइन है वो किस पे काम करती है, कार्नोट साइकिल पे, ऑटो साइकिल पे, जूल साइकिल पे या स्टिर्लिंग साइकिल पे। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो है वो आपका जूल साइकिल पे काम करती है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका जूल साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि आपका कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है वो किसके ऊपर में डिपेंड करती है, उसकी टेम्परेचर लिमिट में, उसकी प्रेशर रेशियो में, या वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो में, या कट ऑफ रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो में। तो इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल जो है वो क्या पे डिपेंड करती है, तो वो उसकी टेम्परेचर लिमिट पे करती है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर बात करूँ मैं कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो की, तो ये आपका डीजल साइकिल के लिए, ठीक है। वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो ये आपका ऑटो साइकिल के लिए। ये इसका पीवी डायग्राम है, ठीक है, किसका, कार्नोट साइकिल का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इन चारों में से किस गैस की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल या एंथ्रासाइट कोल। तो ये चारों जो है आपके कोल के पार्ट्स आते हैं, ठीक है। यानी कि कोल कितने टाइप का होता है, तो कोल यही 4 टाइप का होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है आपका एंथ्रासाइट कोल की। एंथ्रासाइट कोल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है आपका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसका वो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर कार्बन परसेंटेज कम है तो कार्बन परसेंटेज जब कम रहेगा तो मतलब उसमें मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक इसमें इंटेंसिव है और 3 आपका एक्सटेंसिव है। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है। तो एनर्जी एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। तो बचा क्या आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि आपका ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटॉम, 2 एटॉम, 3 एटॉम या 4 एटॉम। तो आपका ट्रायटोमिक बोल रहे हैं, तो ट्रायटोमिक मतलब ही है कितना आपका 3 एटॉम। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 constant pressure, 2 constant volume, 2 isentropic, 1 constant pressure and 1 constant volume and 2 isothermal process, then is known as स्टिर्लिंग साइकिल। तो आपका देखिए स्टिर्लिंग साइकिल के केस में क्या होता है, तो आइसेंट्रोपिक कहीं पर भी नहीं रहेगा। अगर आइसोथर्मल एंड में रहता है तो जब आइसोथर्मल रहेगा 2 कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा।
तो आपका स्टिर्लिंग साइकिल है। और अगर दो कांस्टेंट प्रेशर आएगा तो ये आपका कौन सा आएगा, तो ये आपका एडिशन साइकिल होगा, ठीक है, ये आपका एडिशन साइकिल के लिए हो जाएगा अगर आपका दो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो। अगर टू आइसेंट्रोपिक है, टू आइसोथर्मल, तो ये आपका किसका हो गया, तो ये आपका कार्नोट साइकिल हो गया। और वन कांस्टेंट वॉल्यूम वन कांस्टेंट प्रेशर जो है ये आपके किसके लिए हो गया, तो ये आपका डीजल साइकिल के लिए हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, यानी कि जो सॉलिड फ्यूल नेचुरल जो है वो कौन सा होता है, वुड, कोक, एंथ्रेसाइट कोल या पुलवराइज कोल। तो नेचुरल सॉलिड फ्यूल जो है वो आपका वुड है। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी जो है आपका वो एक नेचुरल सॉलिड फ्यूल होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपको निकाल के बता देता हूं। तो वो होता है आपका वी एस प्लस वी सी, यानी कि कंप्रेशन वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन, 8 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन या 16 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में किसी का भी हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, किसी का भी एक मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका एटॉम की कितना होता है, दुगना होता है, मतलब 2। तो 2 ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि द हार्ड कोक इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट। देखिए कोक दो टाइप का होता है, एक आपका सॉफ्ट कोक होता है, ठीक है, और एक आपका हार्ड कोक होता है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो सॉफ्ट कोक होता है उसको कम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और हार्ड कोक को ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो टेम्परेचर बताना है, तो 300 टू 500, 500 टू 700, 700 टू 900, ये 900 टू 1100। तो आपका हार्ड कोक के लिए जो है वो आपका 900 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करूँ मैं सॉफ्ट कोक की, तो वो होता है आपका 500 टू 700। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सॉफ्ट कोक। कोक जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कोल को आप कंटिन्यूसली 48 आवर्स, कितना आवर, 48 आवर आप बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप उसको गर्म करेंगे तो कोल से वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोमेटिक गैस 1, 1.4, 1.67, 1.87। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.67। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द जनरल लॉ ऑफ एक्सपांशन और कंप्रेशन इज पी वी एन इज इक्वल टू सी, द प्रोसेस इज सेड टू बी हाइपरबोलिक, ठीक है। तो हाइपरबोलिक के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 0, 1, इन्फिनिटी या गैमा। तो देखिए पहले मैं बता दूँ कि आपको इसका पीवी डायग्राम बना के, ठीक है, कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा बेकार बन रहा है, ये ऐसा रहता है ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेशर रहता है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये ज़ीरो में यहाँ पे अगर आपका जो n इक्वल टू 0 जो रहता है वो किसके लिए रहता है, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए रहता है। और n इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे आता है और वो आपका हाइपरबोलिक के लिए रहता है। कितना रहता है, n इक्वल टू 1, ठीक है। ये इन्फिनिटी जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, n इक्वल टू 0 फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे आपके पास कोई गैस है और आपने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये इसको आप कितना भी हीट करिए इसका वॉल्यूम जो है वो ऊपर या नीचे नहीं होगा। तो अगर आप नीचे बर्नर लगा के हीट कर रहे हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जब कभी भी कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम कांस्टेंट है तो सब कुछ बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, पर वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। वर्क डन तब होता है जब वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, वॉल्यूम चाहे कम हो या बढ़े, अगर कुछ भी कम होता है या ज़्यादा होता है तभी आपका वर्क डन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वैल्यू ऑफ सी पी बटे सी वी फॉर एयर इज 1, 1.4, 1.8 या 223। तो वैल्यू ऑफ सी पी बाई सी वी फॉर एयर होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपका 1.4 होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि किस गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, मोन्ड गैस या ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो आपकी इससे पहले तो मैं आपकी किसकी बात कर रहा था, कोल में बात कर रहा था। कोल में किसका, एंथ्रासाइट कोल की जो है आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर गैस की भी बात करूँ तो वो आपकी कोल गैस है, ठीक है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर।
तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली में एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनिए, ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आंसर की भी दिया है, ताकि अगर आपको बाद में PDF से प्रिपरेशन करना है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।